हेलो भाई, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी के आपके अपने चैनल चंदू कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट फर्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं डी ब्रॉगली समीकरण या बोलते हैं इसको डी ब्रॉगली इक्वेशन। तो चलिए आइए जानते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन होता क्या है। लुईस डी ब्रॉगली ने सन 1924 में बताया कि जिस प्रकार प्रकाश जो सामान्यतः तरंग है कण की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन जो कण है वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। अर्थात किसी पदार्थ के दोहरी अवस्था अथवा दोहरी नीति का अध्ययन करने के लिए डी ब्रॉगली ने एक समीकरण का प्रतिपादन किया जिसे डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं कि पदार्थ की द्वैती प्रकृति कैसे होती है। तो इस धारणा के अनुसार अर्थात डी ब्रॉगली समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की दोहरी प्रकृति अर्थात तरंग जैसी अथवा कण जैसी होती है। जब इन कणों को तरंगों जैसा माना जाएगा तो इनमें वे सभी गुण होंगे जो एक तरंगों में पाया जाता है, जैसे आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, तरंगदैर्ध्य, वेवलेंथ, तरंग आयाम, वेव एम्पलीट्यूड आदि गुण होते हैं। जिसे हमें यह स्पष्ट होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह वास्तव में तो कण है, लेकिन वह तरंग के भांति भी व्यवहार करता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि जो डी ब्रॉगली ने अपने समीकरण की उत्पत्ति कैसे किया है। तो समीकरण की उत्पत्ति में हम लोग जानते हैं कि डी ब्रॉगली समीकरण की उत्पत्ति प्लांक एवं आइंस्टीन के समीकरण की सहायता से कर सकते हैं। अर्थात डी ब्रॉगली समीकरण की उत्पत्ति प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के समीकरण की सहायता से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्लांक क्वांटम सिद्धांत से किसी फोटॉन की ऊर्जा प्लांक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार से किसी फोटॉन की ऊर्जा क्या होती है, E=h²। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण 1, जहाँ पर h क्या है, एक कांस्टेंट है, और न्यू क्या है, तरंग की फ्रीक्वेंसी है अर्थात तरंग की आवृत्ति है। तो अब हम लोग देखते हैं आइंस्टीन समीकरण। आइंस्टीन समीकरण में हम लोग देखते हैं E=mc²। इसको हम लोग दे देते हैं समीकरण 2, जहाँ पर m क्या है, द्रव्यमान है, और c क्या है, प्रकाश का वेग है। इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरण आया, एक प्लांक का समीकरण और एक हुआ आइंस्टीन का समीकरण। E=h² आया और दूसरा आया E=mc²। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 एवं 2 दोनों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि h² होता है mc², और हम लोग जानते हैं कि ν होता है c/λ। अर्थात जो आवृत्ति होता है वह कण के वेग और तरंग के वेग और उसके जो तरंग दैर्ध्य होते हैं उसके अनुपात में होते हैं। तो हम लोग ν c/λ लिख सकते हैं। तो hc/λ यहाँ से एक c क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा h/λ=mc। या हम इसी को लिख सकते हैं λ होता है h/mc। इसको दे देते हैं समीकरण 3। ठीक, अब समीकरण 3 को भी डी ब्रॉगली समीकरण कहते हैं, जहाँ पर c क्या है, ये c क्या है, प्रकाश का वेग है। कण के लिए हम c को v भी लिख सकते हैं। ये जो c है ये प्रकाश के लिए है। अगर हम कण के लिए लिखें तो हम ये mc के जगह mv भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कण के लिए λ होता है h/mv। इसको दे देते हैं समीकरण 4, है ना। फिर ये हो जाएगा तरंग दैर्ध्य, λ होगा h/p। अब ये p कहाँ से आया, क्योंकि हम जानते हैं कि mv होता है p। अर्थात जो किसी भी कण का द्रव्यमान एवं उनके वेग के गुणनफल क्या होते हैं, संवेग कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग संवेग लिख सकते हैं, अर्थात जो λ होता है वो h/p। ठीक, इस प्रकार से हम h इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/p लिख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर h है वो कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट को हटाएंगे तो इज इक्वल टू डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू में चेंज हो जाएगा। अथवा हम उसी को और लिख सकते हैं p इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1/λ। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो समीकरण
5 से हम कह सकते हैं कि गतिशील कण का संवेग उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो ये गतिशील कण का ये संवेग है वह तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अथवा हम कह सकते हैं कि गति करते हुए कण का तरंग दैर्ध्य उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात समीकरण से 4 से स्पष्ट है कि जो गतिशील कण या तरंग का तरंग दैर्ध्य है वह उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों बात एक ही है, लेकिन हम दोनों को लिख सकते हैं। ठीक है, इतने तक आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। इतना लिखेंगे तो सफिशिएंट है। ठीक, धन्यवाद बहुत।